गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये लीजिए गणपति बप्पा, आपके पसंदीदा मोदक खास मैंने आपके लिए बनाए हैं। जी भर के खाइए। आंचल गणेश जी की परम भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत हमेशा गणेश जी की पूजा अर्चना से ही होती है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी सास उर्मिला उस पर खूब अत्याचार करती और उसे हमेशा परेशान करती रहती। अरे ओ कल मुई नाच पीटी, रसोई में नागिन डांस कर रही थी क्या? अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया तूने? बेशरम बेवकूफ कहीं की। माँ जी, आपने मुझे छत की सफाई करने भेजा था, उसके कारण खाना बनाने में देरी हो गई। तू कभी भी कोई काम जल्दी कर ही नहीं सकती। नालायक कहीं की। अब तेरी सजा है कि तुझे अगले 5 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। तू सिर्फ पानी पिएगी और अन्न का एक निवाला भी तुझे नहीं मिलेगा। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ जी? फारसी भाषा में नहीं कहा मैंने, हिंदी भाषा में ही कहा है। बेवकूफ गधेड़ी की। उर्मिला बेचारी आंचल को 5 दिनों तक खाना नहीं देती और उससे छोटी से छोटी गलती होने पर भी वो उसे बहुत मारती है। माँ जी मत मारिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। तेरी तो ऐसी की तैसी, इतने महंगे चीनी माटी के बर्तन तोड़ दिए तूने। गलती से टूट गए माँ जी। एक दिन तो उर्मिला आंचल को इतना मारती है कि आंचल खून से लथपथ हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। आपकी बहू को बहुत गहरी चोटें आई है और वो कोमा में जा चुकी है। क्या? जी हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अरे नहीं, अब क्या होगा? मेरा बेटा कौशिक तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, वो अगले महीने आने वाला है। अगर उससे आंचल के बारे में पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उर्मिला अब पूरी तरह डर चुकी थी। 2 दिन बाद आंचल कोमा से बाहर आती है और एक हफ्ते में उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। घर आने के बाद वो कुछ दिन आराम करती है, लेकिन उसके बाद उर्मिला फिर अपना रंग दिखाना शुरू करती है। ए महारानी, बहुत आराम फरमा लिया, अब कामकाज करो कुछ, वरना एक लपट लगाऊंगी ना, फिर से कोमा में चली जाएगी। जाकर स्टोर रूम की सफाई और मेरे कमरे की सफाई कर। और हाँ, आंगन में पौधों को पानी भी डालना है, छत पर पापड़ और मिर्च भी सुखानी है, और साथ ही मेरे लिए स्पेशल पूरी सब्जी और चावल की खीर भी बनानी है। ठीक है माँ जी। उर्मिला 5 मिनट के लिए फोन पे बात करने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस लौटती है तब वो देखती है कि आंचल ने सारा काम खत्म कर लिया है, वो भी केवल 5 मिनट में। टडा! देखिए माँ जी, पूरी सब्जी खीर तैयार है। स्टोर रूम और आपके रूम को भी एकदम चकाचक कर दिया है, और साथ ही आंगन के पौधों में भी पानी डाल दिया है। ओ तेरी! हे बहू, तूने ये सारे काम 5 मिनट में पूरे कैसे कर लिए? क्या मैं 5 मिनट की जगह 2 घंटे बात कर रही थी? अब आपकी बहू है ही इतनी कमाल। नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। ऐसा कैसे संभव है? उर्मिला का सर चकराने लगता है और आंचल अपना पेट दबा दबा कर उस पे हंसने लगती है। फिर एक दिन जब उर्मिला की सहेलियां घर आती है, ए नौकरानी, मेरा मतलब बहुरानी, जल्दी से हम सबके लिए स्पेशल आम पन्ना ला और ढेर सारे पकवान भी। जी माँ जी, ये लीजिए। चल अब अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर दफा हो जाए यहाँ से, और बाकी के बचे कुचे सारे काम निपटा ले, फिर और काम बताऊंगी मैं तुझे। ठीक है। अरे उर्मिला, तू तो कितनी बदतमीजी से पेश आती है अपनी बहू से। ये मेरी बहू नहीं, नौकरानी है। मेरे बेटे ने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की और इस चुड़ैल के संग शादी कराया।
इसीलिए मैं इसे अब नौकरानी की तरह ही रखूंगी। तभी अचानक से उर्मिला को कुछ होने लगता है और वो उठकर बहुत ही मजेदार तरीके से डांस करने लगती है। उल्लाला 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 उल्लाला, तू है मेरी फैंटेसी, छिनना 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 छिनना, अब मैं जवा हो गई। और फिर वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। उर्मिला की ये नौटंकी देख उसकी सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती है। एकदम जोकर लग रही है तू उर्मिला। तुझे तो सर्कस में काम करना चाहिए। अरे नहीं, ये सब मुझसे क्या हो रहा है, मानो जैसे कोई मुझसे सब करवा रहा है। उर्मिला की गजब बेइज्जती हो जाती है। फिर एक दिन जब उर्मिला मोहल्ले में सब्जी लेने जाती है, तभी फिर से उसे कुछ होने लगता है और वो सबको कुछ ना कुछ बोलने लगती है। अबे ओ टकले, जल्दी दे ये सब्जी, वरना दही हंडी की जगह तेरा टकला फोड़ दूंगी। और तुम दोनों डायनो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मुझसे जलती हो। और तू मोटी भैंस, तू भी। अरे ओ चप्पड़ गुंजी दुकान वाले, तू क्या देख रहा है, आके निकल कर गोटियां खेलूंगी। हाँ। उसकी बातें सुनकर सभी लोग उस पर गुस्सा हो जाते और एक साथ मिलकर उसे खूब पीटते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं बोला, किसी ने मुझ पर काबू किया है। तभी उस भीड़ में उर्मिला को अपनी बहू आंचल दिखाई देती, जो तुरंत वहां से गायब हो जाती। उर्मिला सबका बुरी तरह मार खाकर उस दिशा भागती है और तभी वो एक गणेश मंदिर में पहुंच जाती है, जहां उसे अपनी बहू दिखाई देती है। क्या हुआ माँ जी, चौंक गई ना मुझे गायब होते हुए देख? तो सुन लीजिए सच, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, बल्कि मैं तो स्वयं गणेश हूँ। इतना कहकर वो गायब हो जाती है और मूर्ति में आकाशवाणी होने लगती है। तुम्हारी बहू अभी तक कोमा से बाहर नहीं निकली है। वो मैं ही था जो आंचल का रूप लेकर तुम्हें तंग कर रहा था और परेशानियों में डाल रहा था, ताकि तुम्हें सबक मिले। उर्मिला, तुम्हें जैसी बहू मिली है वैसी बहू मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के समान है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इसीलिए अपनी बहू का तिरस्कार करने की जगह उसका सम्मान करो, उससे प्रेम करो। हाँ गणेश जी, शायद आप सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपनी बहू के साथ इतना गलत किया। मेरी बहू जैसी भी है, एकदम गुणवान है। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं अपनी बहू से प्यार और इज्जत से पेश आऊंगी। गणपति बप्पा मोरया। उस दिन के बाद आंचल कोमा से बाहर निकल जाती है और उर्मिला अपनी बहू के साथ अब सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह पेश आने लगती है। उर्मिला आंचल से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है और आंचल उसे माफ भी कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर गणेशोत्सव मनाती है। बेटा साकेत, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की देखी है। हाँ बेटा, और वो मेरे दोस्त की ही लड़की है। हमें तो वो लड़की बहुत पसंद है। अब तुम दोनों मिलकर बातें करो, फिर आगे शादी का देखते हैं। लेकिन पापा, मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले दोनों मिलके बातचीत करो। नहीं माँ, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा। लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते। फिर साकेत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी मनाकर घर आता है। सुषमा और अशोक जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और वो दोनों का स्वागत करते हैं। सीमा एक पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली लड़की थी। वही उसकी सास सुषमा पूरी उसकी उल्टी। वो एकदम अनपढ़ होती है। उसमें ना तो पैसों की समझ होती है, ना ही दुनियादारी की, जिसके कारण हर कोई उसे बेवकूफ़ बनाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे सुषमा, चलो हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, आने में देर हो जाएगी।
फिर अशोक जी साकेत के साथ ऑफिस चले जाते हैं। सीमा ऑफिस के लिए निकलने ही वाली होती है। अरे बेटा, आज ऑफिस से आते वक्त तुम ये राशन का सामान लेकर आ सकती हो क्या? तेरे पापा को आज आने में देरी हो जाएगी। नहीं माँ जी, आज ऑफिस के बाद मेरी एक क्लाइंट मीटिंग है तो मुझे भी देर हो जाएगी। आप ही राशन क्यों नहीं लेकर आती? ये लो, ये पैसे रख लो आप। फिर सीमा अपनी सास को 2000 रुपये देकर वहाँ से चली जाती है। सुषमा अपनी बहू को अपने अनपढ़ होने की बात नहीं बता पाती और वो पैसे लेकर राशन खरीदने चली जाती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि बहू ने उसे कितने पैसे दिए हैं। अरे भैया जी, मुझे थोड़े चावल और मूंग दाल देना। फिर दुकानदार चावल और मूंग दाल 1-1 किलो की पैक कर देता है। ये लो पैसे, बचे हुए पैसे मुझे वापस कर देना। फिर सुषमा उसे 500-500 के 4 नोट दे देती है। दुकानदार समझ जाता है कि सुषमा को हिसाब किताब नहीं आता और वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है। माँ जी, पूरे पैसे हैं। फिर सुषमा सामान लेकर घर आती है। शाम को सीमा भी घर आती है। बेटी देख, मैंने आज पहली बार राशन की दुकान में जाकर कुछ सामान खरीद के लाई हूँ। तूने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, दाल और चावल दोनों आ गई इसमें। क्या आप ठीक तो है ना माँ जी? मैंने आपको 2000 रुपये दिए थे। इतने में तो पूरे हफ्ते भर का राशन आ जाता और आपने तो बस 1-1 किलो की दाल और चावल ही लाए हैं। सीमा की बातें सुनकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। उस दुकानदार ने मुझसे पैसे लूट लिए। शायद वो जान गया कि मुझे हिसाब किताब नहीं आता। इतना कहकर सुषमा रोने लगती है। अरे माँ जी, आप रोइए मत। कहाँ जाएगा वो दुकानदार? मैं उससे पैसे वापस ले आऊँगी। अब तो सुषमा को भी पता चल गया था कि उसकी सास एक नंबर की बेवकूफ़ और अनपढ़ है। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं मेरी सारी सैलरी आपके पास देती जाऊँ, फिर मुझे जैसे पैसे लगेंगे आप मुझे दे देना। ठीक है बेटा, जैसा तू सही समझे। फिर रात को अशोक जी और साकेत घर आने के बाद सुषमा उन्हें सारी हकीकत बता देती है। बेटा साकेत, हर रोज़ कोई ना कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट कर जाता है। मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैं अब पढ़ाई करना चाहती हूँ। तू देखकर बताना कि कौन सी ऐसी स्कूल है जो बड़ों को भी पढ़ाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर साकेत शॉक हो जाता है और सीमा तो डर ही जाती है। लेकिन माँ, आप इस उम्र में पढ़ के क्या करोगी? हम हैं ना आपके लिए। हाँ माँ, सीमा सही कह रही है। इस उम्र में तो आपको मंदिर जाना चाहिए, भजन कीर्तन में ध्यान लगाना चाहिए। पढ़ लिख कर क्या करोगी आप? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती बेटा, और वैसे भी भजन कीर्तन करने के लिए वो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। माँ, अगर आपने इस उम्र में पढ़ने लिखना शुरू कर दिया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? सब लोग हंसेंगे माँ। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप बस घर के काम में ही ध्यान दो। इतना कहकर सीमा और साकेत दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुषमा को उन दोनों की बातों का बहुत बुरा लगता है। देखो सुषमा, तुम नाराज़ मत हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा स्कूल देखूंगा जिससे तुम घर में भी ध्यान दे पाओगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगी। अपने पति की बातें सुनकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन सीमा अपनी सास के पास आती है। अरे माँ जी, ये लो, पैसे रख लो, पूरे 20,000 है। मुझे जब पैसों की ज़रूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूँगी। वैसे भी अगर ये पैसे मेरे पास रहें तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपके पास सेफ रहेंगे। इतना कहकर सीमा उसे बस 10,000 ही देती है और वह पैसे सुषमा अशोक जी की अलमारी में रख देती है। सुषमा, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल देखा है। अब तुम कल से रोज़ स्कूल जा सकती हो। तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग 12 से 6 है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं घर का काम भी कर पाऊँगी और पढ़ाई भी कर सकती हूँ। शुक्रिया अशोक जी। और हाँ, आप साकेत और सीमा को कुछ मत बताना। मैं उन दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। अगले दिन सुबह 10 होने के बाद सब खाना खा के तीनों भी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। फिर सुषमा घर का बचा हुआ काम करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में आते ही सभी बच्चे सुषमा पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखो दादी अम्मा स्टूडेंट बन के आई है। दादी जी,
यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा। हा 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 हा। सुषमा को उन सब की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नहीं, अब मैं हिम्मत नहीं हार सकती, अभी पीछे नहीं मुड़ सकती। जो भी हो जाए मैं तो पढ़ाई करके रहूँगी। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट आया है। मैडम जी, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये तो दादी अम्मा है। देखो बच्चों, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतनी उम्र होने के बाद भी पढ़ने की ठान ली है। आप लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। आगे से इनका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। समझ गए बच्चों? यस टीचर। सुषमा को टीचर की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी टीचर के समझाने के बाद अब बच्चे भी उनका मजाक नहीं उड़ाते थे, उल्टा वो उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद सुषमा घर आके खाना बनाती है। तभी वो तीनों ऑफिस से घर आते हैं। फिर सीमा सुषमा के पास आती है। माँ जी, मैंने कल आपको पैसे दिए थे ना, आज मुझे वो चाहिए। ठीक है बेटी। फिर वो दोनों सुषमा के कमरे में आते हैं। सुषमा अपनी तिजोरी खोलती है। बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। लेकिन माँ जी, ये तो कम है, मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे और ये तो 10,000 ही है। बेटा, मुझे गिनना नहीं आता ना, एक काम करो, तुम ही ले लो पैसे। फिर सीमा अपनी हाथों से तिजोरी से ज़्यादा पैसे निकालती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। माँ जी को 10,000 दे के उनकी तिजोरी से 50,000 लेकर आई हूँ मैं। अच्छा हुआ जो माँ जी अनपढ़ है। अब से मैं ऐसा ही करूँगी, घर बैठे ही मेरे 2 महीने की तनख्वाह लेकर आई हूँ। अब क्या था, कुछ दिन ऐसे ही चलता है। सीमा अपनी सास को थोड़े पैसे देती और उनकी तिजोरी से बहुत सारे पैसे लेकर जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अशोक जी अपने तिजोरी से पैसे निकालने लगते हैं। अरे सुषमा, तुमने तिजोरी से पैसे निकाले थे क्या? नहीं जी, मैं क्यों पैसे निकालूंगी? यहाँ पर 1,00,000 रुपए कम है। क्या 1,00,000? अशोक जी, मुझे सीमा हमेशा पैसे रखने के लिए देती है। वो हर बार मुझे 20,000 रुपये रखने के लिए देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो पैसे लेकर जाती है, लेकिन वो खुद ही अपने हाथ से पैसे लेती है, क्योंकि मुझसे कम दिए जाते थे, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं आता था। अशोक जी को सीमा की चालाकी का पता चल जाता है, लेकिन वो सुषमा से कुछ नहीं कहते। देखो सुषमा, अब से तुम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया करो और हिसाब किताब की बातें सबसे पहले सीख लेना। मैं वैसे तुम्हारी टीचर से बात कर लूँगा, वो तुम्हारी एक्स्ट्रा की ट्यूशन्स भी ले लेंगे। तुम बस पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक है अशोक जी। फिर सुषमा अपने स्कूल चली जाती है। धीरे धीरे सुषमा अपनी पढ़ाई में तेज़ होने लगी थी, अच्छी तरह से पढ़ने लिखने लग गई थी। उसकी टीचर ने उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन लेकर हिसाब किताब भी सिखाया था। सुषमा अब रात रात जागकर पढ़ाई करती थी। अब उसे पैसों के बारे में भी अच्छी खासी समझ आ गई थी। एग्ज़ाम में भी सुषमा अब अच्छे नंबर से पास हो जाती है। अपनी बीवी की तरक्की देखकर अशोक जी भी बहुत खुश होते हैं। अब वक्त आ गया है, हमें अपने बच्चों को सब बता देना चाहिए। तुमने सही कहा सुषमा, लेकिन अब नहीं। जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम किसी को कुछ भी मत बताना। उसी दिन शाम को सीमा वापस पैसे लेकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लो, पूरे 20,000 रुपये है। तभी सुषमा वो पैसे गिनने लगती है। उसे पता चलता है कि वो तो बस 5,000 रुपये ही थे। अरे सीमा, लेकिन ये तो बस 5,000 रुपये ही है। अरे माँ जी, आपको कहाँ गिनना आता है? ठीक है, तो मैं साकेत और तेरे पापा के पास जाती हूँ, फिर उनसे ही गिनवा लेंगे। वो ही बता देंगे कि ये 5,000 है या 20,000। नहीं नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप बस ये पैसे अलमारी में रख दीजिए। उन दोनों की आवाज़ सुनकर साकेत और अशोक जी वहाँ पे आते हैं। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। ये देखो, बहू ने अपनी पूरी तनख्वाह 20,000 रुपये मुझे दिए हैं, लेकिन जब मैंने पैसे गिने तो ये तो बस 5,000 रुपये ही थे। उन दोनों को वहाँ पे देख सीमा बहुत डर जाती है, पर उसे ये समझ में नहीं आता
कि उसकी सास हिसाब किताब में इतनी तेज कब से बन गई। साकेत भी अपनी माँ को पैसे गिनते हुए देखकर दंग रहता है। ये सब क्या है सीमा? तुमने माँ को 20,000 बोलकर बस 5,000 रुपये दिए? नहीं साकेत, माँ जी झूठ बोल रही है। इन्हें कहाँ गिनना आता है? इनसे सुनने में भी गलती हो गई। सुषमा झूठ नहीं बोल रही, झूठ तो सीमा बोल रही है। इसने पहले भी ऐसा ही किया है। हमेशा 20,000 बोलकर ये सुषमा को कम पैसे देकर जाती थी। ऐसे कर करके मेरे अलमारी में 1,00,000 रुपए कम है। अपनी पापा की बातें सुनकर साकेत को सीमा पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर वालों को ऐसे लूटते हुए? मुझे माफ़ कर दो साकेत। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गई थी। लेकिन माँ, आपको कैसे पता चला कि पैसे कम है? बेटा, अब मैं पढ़ लिख सकती हूँ। तुम तीनों के ऑफिस चले जाने के बाद मैं स्कूल जाया करती थी। शुरू में मुझे बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी और मैं तो एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ। सुषमा की बातें सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माँ, उस दिन के मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ़ करो। मैंने आपके अनपढ़ होने का बहुत फ़ायदा उठाया है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा मेरे साथ हमेशा से थे। उन्हीं की वजह से मैं आज पढ़ लिख पाई हूँ। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।